Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, Lecturer Mechanical. Friends, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है मोमेंट. इस टॉपिक पर हम पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी अंडर कोप्लेनर फोर्सेस. अगर किसी बॉडी पर कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होगा. सो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उन सबको हम एक फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो बॉडी पर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और उस फोर्स को, उस सिंगल फोर्स को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स. So when a body is acted upon a number of forces, then their resultant force will produce the same effect as produced by all the given forces. तो सभी फोर्सेस को हम एक उनकी रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं. अब अगर हमें किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें क्या करना है, जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स है उसको अगर हम जीरो कर दें तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. If resultant of forces and their moments acting on a body is zero, the particle will be in equilibrium. So, अगर किसी बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो अगर जीरो हो और साथ ही में उन फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट लग रहे हैं उस बॉडी पर वो भी जीरो हो जाए, तो हमारी वो जो पार्टिकल है या बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में यानी कि साम्यावस्था में आ जाएगी. सो सच ए सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्सेस. सो ऐसा बल समूह जिनका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी जो है वो शून्य होता है, जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस. सो अब फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि कोई एक बॉडी है जिस पर हमारे बहुत सारे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं. नॉन कॉन्करेंट मतलब कि वो एक ही बिंदु या एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं. सबकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग दिशाओं में है, ना तो वो पैरेलल है एक दूसरे के और ना ही वो कॉन्करेंट है. सो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है बॉडी के साथ में, बॉडी में मूव इन वन डायरेक्शन. वो जो वस्तु है जिस पर फोर्स लग रही है वो किसी भी एक दिशा में आगे जा सकती है, या फिर बॉडी में रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, या फिर क्या हो सकता है कि बॉडी मूव ना करे लेकिन अपनी ही जगह पर वो घूम सकती है या रोटेट कर सकती है. तीसरा है द बॉडी में मूव इन एनी वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम एंड इट में ऑल्सो रोटेट अबाउट इटसेल्फ. तो वो, या फिर बॉडी किसी एक दिशा में, एक्स दिशा में, वाई दिशा में या जेड दिशा में या तो आगे जा सकती है या फिर साथ ही में वो अपनी जो एक्सिस है उस पर घूम भी सकती है. और चौथा जो केस बन सकता है वो है द बॉडी में बी इन कंप्लीट रेस्ट. सो जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरह से रेस्ट की जो पोजीशन है उसमें रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव ना हो. सो अगर किसी बॉडी को हमें रेस्ट में रखना है या फिर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें क्या करना है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो मूवमेंट को क्रिएट करेगा, तो उसे हमें जीरो करना है. इफ द बॉडी इज टू बी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स कोजिंग मूवमेंट मस्ट बी जीरो. क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि जो हमारा सभी बलों का जो परिणामी है वो जिस दिशा में कार्य कर रहा होगा उसी दिशा में हमारी बॉडी मूव करनी शुरू हो जाएगी. तो हमें अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, साम्यावस्था में रखना है, तो उस रिजल्टेंट को हमें जीरो करना होगा. तो रिजल्टेंट को जीरो करने के क्या तरीके हैं, रिजल्टेंट के जो दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, उन दोनों को हमें जीरो करना होगा. कंपोनेंट या रिजोल्व हम किसी फोर्स को कैसे करते हैं हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो उनको देख सकते हैं. जो लॉज ऑफ फोर्सेस के हमारे वीडियो हैं उसमें उस टॉपिक में हमने इसको कवर किया है डिटेल में. सो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, मान लीजिए उन सबका सम हमने सिग्मा एच ले लिया. सभी फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
उसका सम हम सिग्मा एच से अगर डिनोट करें तो सिग्मा एच क्या होना चाहिए, 0। ऐसे ही सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जिसको हमने सिग्मा वी से डिनोट किया है, वो भी 0 होना चाहिए। तो सिग्मा एच इक्वल टू 0 एंड सिग्मा वी इक्वल टू 0। साथ ही में also if body is to be at rest in or in equilibrium, the moment of couple causing rotation must be 0। अगर बॉडी घूम रही है तो हमें उसे अगर इक्विलिब्रियम में लाना है या उसको रेस्ट में लाना है, तो जितने भी मोमेंट ऑफ कपल लग रहे हैं उनका सबका सम 0 होना चाहिए। मोमेंट ऑफ कपल के बारे में फ्रेंड्स हम जो हमारी लास्ट वीडियो हमने मोमेंट टॉपिक की बनाई है उसमें डिस्कस किया है, तो वहां से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम सभी मोमेंट्स का सम सिग्मा एम से डिनोट करें तो सिग्मा एम मस्ट बी 0। Therefore it can be concluded that for a body to be in equilibrium, अगर हमें कोई भी बॉडी को साम्यावस्था में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमारी ये 3 कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी है इनको फुलफिल होना चाहिए। सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0, यानी कि सिग्मा एच इक्वल टू 0 होना चाहिए। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी 0, यानी कि सिग्मा एम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। जो ये तीनों कंडीशन है या इक्वेशन है, इनको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ और जो फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, देन दे मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। दिस इज कॉल्ड टू फोर्स प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए, अगर एक बॉडी है और वो साम्यावस्था में है और उस पर सिर्फ 2 फोर्स काम कर रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब वो दोनों फोर्स बराबर हों, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो एक दूसरे से, और साथ ही उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि वो कोलिनियर होने चाहिए। अगर वो बराबर नहीं होंगे, यानी कि एक दिशा में रिजल्टेंट रह जाएगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर वो कोलिनियर नहीं है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो एक मोमेंट बनाएंगे, या सॉरी, अगर 2 फोर्सेस हैं तो वो कपल बनाएंगे। तो हमारी जो 2 फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं, तो उसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये तीनों कंडीशन होना जरूरी है कि वो दोनों फोर्स इक्वल हों, अपोजिट हो एक दूसरे के, साथ ही में वो कोलिनियर हो, यानी कि दोनों के दोनों एक ही रेखा पर काम कर रहे हो, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। इसको हम बोलते हैं टू फोर्स प्रिंसिपल। दूसरा है, इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस, then the resultant of any two force must be equal and opposite and collinear with the third force. This is called three force principle. अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो किन्हीं भी 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे फोर्स के बराबर होगा और डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, और साथ ही वो कोलिनियर भी होगा तीसरी फोर्स के। ये आपका एक तरीके से जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है उसी का दूसरे तरीके से कहने का से इसको कहा गया है, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ 3 फोर्स या 3 फोर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज, इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस, then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the resultant of the other two forces. This is called 4 force principle. अगर किसी भी बॉडी पर जो कि इक्विलिब्रियम में है या साम्यावस्था में है, उस पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं, तो किन्हीं भी 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो बाकी के 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, अपोजिट होगा और कोलिनियर होगा, जिससे कि वो दोनों रिजल्टेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें या दोनों का सम 0 हो, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं 4 फोर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, ए बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम अंडर इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स और ए सिंगल कपल। अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है या एक कपल काम कर रहा है, तो वो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि अगर एक फोर्स काम कर रहा है तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसे ही अगर एक सिंगल कपल किसी बॉडी पर लग रहा है तो वो उसको रोटेट करेगा ही करेगा। तो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कम से कम 2 फोर्स और कम से कम 2 अपोजिट कंडीशन वाले कपल हमको चाहिए ही होंगे। सो फ्रेंड्स,
अभी हमने बात किया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जनरली जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पे आप फिगर में देखिए फ्रेंड्स कि ये जो हमारी एक कॉनकेव सरफेस है उस पर हमने एक यहाँ पे एक आप बॉल मान सकते हैं, बॉल यहाँ पर एक रखा हुआ है और ये कहाँ पे रहेगा? ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पर हमेशा रहने की कोशिश करेगा। अगर हम इस बॉल को मूव कर दें किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट में या राइट में, तो ये अपने वेट की वजह से वापस एक मोमेंट यहाँ पर बन जाएगा और ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआती जो पोजीशन थी उसी पर वापस आ जाएगा। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे ही हम बॉडी को या इस सिलेंडर को या सॉरी बॉल को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाते हैं वो वापस से कोशिश करता है अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम इस बॉल को किसी भी साइड में लेफ्ट में या राइट में मूव करेंगे तो जो इसका वेट है वो इसको वापस से इस सेंटर पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in an unstable equilibrium if it does not return back to its original position and heels further away after slightly displaced from its position of rest. So इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये मान लीजिए कि कॉनकेव सरफेस है, इस पर भी हमने एक बॉल रखी हुई है। जब तक ये बॉल इसके सेंटर में या मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन में रखी हुई है तब तक ये स्टेबल रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इस बॉल को लेफ्ट में या राइट में थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या होगा? ये और आगे की तरफ चली जाएगी। यानी कि जैसे बॉल हमने लेफ्ट की साइड में लेके गए तो ये फर्दर और नीचे 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 जाता रहेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब तक हम इस बॉल को छेड़ नहीं रहे हैं तब तक तो ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही हमने इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करी ये फर्दर उसी डायरेक्शन में आगे मूव करता चला जाएगा जिस भी डायरेक्शन में हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। या तो लेफ्ट में मूव करें या फिर राइट में मूव करें। जैसे ही राइट में मूव करेंगे तो ये और आगे राइट में चला जाएगा। तो ऐसे हम सिस्टम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम। इसमें भी हमारा ये आगे मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका वेट जो है इसको आगे लेके जाएगा। तो पहले वाले केस में वेट उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला रहा था, लेकिन इस केस में जो इस बॉल का वेट है इसको आगे ही अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में ही आगे मूव करा दे रहा है। सो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इट इफ occupies a new position after slightly displaced and its position of rest। अगर मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक बॉल रखी है, इस बॉल को हम घुमाकर थोड़ा सा आगे पुश कर दें या रोटेट कर दें तो ये क्या करेगा? अगली जो नेक्स्ट पोजीशन में बॉल आएगी ये वहां पे स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है। ये अपनी नई पोजीशन में जाके भी स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जिस भी नई पोजीशन में जाएगा वहां पे अपने आप स्टेबल हो जाएगा। सो ये हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा जिस भी पोजीशन में जाएगा, और ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी मोमेंट्स के ऊपर जो डिस्कस किया है उसको यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे हमको इस पूरे जो टॉपिक है उसको समझने में और आसानी हो और ये अच्छे से हमको समझ में आए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक कैंटिलीवर बीम इज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन। ये कैंटिलीवर बीम एक हमको यहाँ पर इस फिगर में दिखाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये जो कैंटिलीवर बीम है ये O पॉइंट पर फिक्स्ड है, उसके बाद A पॉइंट पर एक लोड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन, B पॉइंट पर एक लोड लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन और C पॉइंट पर भी एक लोड लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस हमको O से
ए की दी हुई है 1 मीटर, ए से बी की दी हुई है और बी से सी की भी दी हुई है। तो हमारी रिएक्शन कहां पे जनरेट होगी फ्रेंड्स? रिएक्शन हमेशा हमारी होती है जहां हमारे सपोर्ट्स होती हैं। तो सपोर्ट इसमें कहां पे है? इस पूरी बीम कहां पे सपोर्टेड है? ओ पॉइंट पर। और वो भी कौन सी सपोर्ट है? फिक्स्ड सपोर्ट। तो हम पहले भी जो हमारी लॉज ऑफ फोर्सेस वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिक्स सपोर्ट होता है उसमें हमारी 3 तरह की रिएक्शन जनरेट हो सकती है। एक है हॉरिजेंटल रिएक्शन, दूसरा है वर्टिकल रिएक्शन और तीसरा है एक मोमेंट। ये डिपेंड करता है कि हमारा लोड कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन जनरेट होगी फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन जनरेट होगी, एक होगी वर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारे सारे के सारे लोड वर्टिकल डायरेक्शन में है। अगर हमारा कोई भी एक लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता तो एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में भी एक रिएक्शन जनरेट होती, या फिर कोई एक लोड हमारा किसी कोण पे लगा होता तो भी हमारी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट होती, क्योंकि जो एंगल वाला जो लोड होता उसके हम दो पार्ट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिससे कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। लेकिन यहाँ पे कोई भी लोड हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी और इन सब फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट लग रहा है उसकी वजह से एक मोमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में ओ पॉइंट पर लगेगा। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों मोमेंट की और रिएक्शन आर की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं। सो रिएक्शन विल बी जनरेटेड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर रिएक्शन जनरेट होंगे क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्टेड है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। तो नाउ रिजॉल्विंग ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि क्या करेंगे हम? सिग्मा बी इक्वल टू 0 करेंगे। जितने भी हमारे वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको ऐड करके हम 0 के बराबर करेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स हैं उनको सम करके नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस के बराबर कर देंगे। सो नीचे से ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक फोर्स है, आर, यानी कि जो रिएक्शन लग रहा है ओ पॉइंट पे, जिसको हमने दिखाया आर ओ से, रिएक्शन एट पॉइंट ओ। अब ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से फ्रेंड्स? 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ गई 8 किलो न्यूटन। तो हमारा जो इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट भी 8 किलो न्यूटन है और रिएक्शन उसके अपोजिट है, यानी कि जो रिएक्शन है वो हमारे इन फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हमें क्या करना है? जो ये मोमेंट है इस मोमेंट की वैल्यू निकालनी है कि इन फोर्सेस की वजह से कितना मोमेंट इस सपोर्ट पर जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? नाउ टेकिंग मोमेंट एट ओ, जो हमारा ओ पॉइंट है उस पर हम मोमेंट लेंगे, यानी कि सिग्मा एम इक्वल टू 0। सो टोटल मोमेंट कितना होगा फ्रेंड्स? ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स है और डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो 2 इंटू 1 प्लस इस फोर्स का मोमेंट हम लेंगे तो 3 किलो न्यूटन हमारी फोर्स आ गई और डिस्टेंस कितना है ओ से? 1 मीटर प्लस 2 मीटर यानी कि 3। तो 3 इंटू 3 प्लस जो हमारा सबसे राइट का जो फोर्स है यानी कि 3 किलो न्यूटन, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 प्लस 2 यानी कि 5। तो 3 इंटू 5, इन सबको जब हम सम करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी 26 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारी जो मोमेंट की जो यूनिट है वो किलो न्यूटन मीटर होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा फिक्स पॉइंट ओ है या सपोर्ट जो है जहां पे है उस पर हमने रिएक्शन और मूवमेंट दोनों निकाली। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, जिससे ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ए सिंपल सपोर्टेड बीम इज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। अब आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो पॉइंट ए और बी पर दिया हुआ है, तो हमारी रिएक्शन कहां जनरेट होगी? पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। जो रिएक्शन ए पे जनरेट हो रही है उसको हमने आर ए से दिखाया है और बी पर जनरेट हो रही है उसको हमने आर बी से दिखाया है। अब यहाँ पे लोड कौन कौन से लग रहा है? एक 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है जो कि ए पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर यानी कि सी पर लगा हुआ है। उसके बाद एक 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है जो डी से ई तक है और इसकी दूरी है 2 मीटर। ऐसे ही एक 4 किलो न्यूटन का फोर्स भी लगा हुआ है पॉइंट एफ पर जो रिएक्शन बी से 1 मीटर की दूरी पर। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास लोड भी है, रिएक्शन की लोकेशन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो लोड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारी रिएक्शन भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होंगी, कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट नहीं होगी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्विंग ऑल वर्टिकल फोर्सेस, तो हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स हैं उनको हम ऐड करके 0 के बराबर करेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स किसके बराबर होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस। तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स कौन से लग रहे हैं, वो है हमारी रिएक्शंस। जो रिएक्शंस है दोनों नीचे से ऊपर की तरफ लग रही हैं, RA प्लस RB। अब ये किसके बराबर होंगी, जो फोर्सेस ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो पहला फोर्स है 1 किलो न्यूटन, तो हमने लिख दिया 1, प्लस ये हमारा यूडीएल है। तो यूडीएल हमको कैसे दिया हुआ है, 2 किलो न्यूटन लग रहा है पर मीटर पर, और ये कितनी दूरी पर लग रहा है, 2 मीटर पर। तो टोटल कितना लोड हो गया, 2 किलो न्यूटन इंटू 2। तो यूडीएल का अगर हमको टोटल लोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूडीएल और वो कितने दूरी पर लग रहा है उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 किलो न्यूटन टोटल लोड लग रहा है इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से। उसके बाद तीसरा लोड जो हमारे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है वो है 4 किलो न्यूटन, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो हम इन तीनों लोड को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ गया 9 किलो न्यूटन। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, RA प्लस RB इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। इस इक्वेशन में हमारे दो अननोन है, RA और RB दोनों, और इक्वेशन हमारे पास एक है। यानी कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए, RA और RB को कैलकुलेट करने के लिए एक और इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की तीन इक्वेशन है, एक सिग्मा H इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू 0 और सिग्मा M इक्वल टू 0। तो सिग्मा V इक्वल टू 0 हम यूज कर चुके हैं, सिग्मा H इक्वल टू 0 यहां पर यूज नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रेंड्स नहीं लगा हुआ है। तो हमारे पास बची तीसरी इक्वेशन यानी कि सिग्मा M इक्वल टू 0, यानी कि सारे मोमेंट्स को हम ऐड करके 0 कर दें। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट A पर मोमेंट लेते हैं और वहां पर सारे मोमेंट्स को के सम को 0 कर देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने हमारे क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स हैं उनको हम किसके बराबर कर दें, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो हमारे क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन से लग रहे हैं फ्रेंड्स, 1 किलो न्यूटन की वजह से पॉइंट ए पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। और मोमेंट का जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 1 इंटू 1। ऐसे ही हमारा ये दूसरा यूडीएल है, ये भी हमारा एक क्लॉकवाइज मोमेंट ही यहां पर बनाएगा ए के अबाउट। तो लोड टोटल कितना है, 2 इंटू 2 यानी कि 4। और ये कहां पे काम करेगा, ये जितनी दूरी पर यूडीएल लगता है उसके बीच में हम मानते हैं कि ये काम करेगा, यानी कि डी और ई के सेंटर पॉइंट पर हमारा यूडीएल काम करेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 और 2 का हाफ करेंगे तो 1 यहां से आ जाएगा, तो टोटल कितनी होगी 3 मीटर। तो 4 इंटू 3 यानी कि ये हमारा हो गया मोमेंट जो जनरेट करेगा ये हमारा यूडीएल। और तीसरा है ये 4 किलो न्यूटन का फोर्स, और इसकी डिस्टेंस कितनी है ए से, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 4 इंटू 5। और ये किसके बराबर होगा, आरबी के बराबर, क्योंकि आरबी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पर बना रहा है ए पॉइंट के अबाउट। तो आरबी इंटू डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच की, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो टोटल हो गया 6। इन सबको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33 इक्वल टू 6 आरबी, और आरबी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स हमारे पास आरबी की वैल्यू आ गई। अब हम पहली इक्वेशन जो है हमारी आर ए प्लस आरबी इक्वल टू 9 किलो न्यूटन, इसमें हम आरबी की वैल्यू रख देंगे। तो आर ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 माइनस 5.5 इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन। तो ये हमारी आर ए आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए फोर्सेस सिस्टम का रिएक्शन मोमेंट या फिर रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो मोमेंट जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जा रहा है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू।